सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। साल 2018 में इमरान खान साहब जब अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे थे, तब उन्होंने पाकिस्तानी कौम से ये वादा किया कि जब उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इक़्तिदार में आएगी, तो वो पूरी कौम को यकसा कौमी निसाब यानी कि सिंगल नेशनल करिकुलम देंगे। इमरान खान साहब की सोच तो बड़ी अच्छी थी। उनका ये मानना था कि अगर हमने एक कौम बनना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी एक जैसी तालीम हो, ताकि हमारी एक जैसी सोच पैदा हो और फिर हम एक मुल्क, एक कौम बन सकें। इसी वादे को पूरा करते हुए इस साल इमरान खान साहब की हुकूमत ने क्लास फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक पाकिस्तान में सिंगल नेशनल करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया। आने वाले 2 सालों में पूरे 12th स्टैंडर्ड तक ये लागू कर दिया जाएगा। इस सिंगल नेशनल करिकुलम को लेके उनकी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एसएनसी यानी कि सिंगल नेशनल करिकुलम के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और जो कंट्रोवर्सी है, वो है किस बात की। हमें प्रोग्राम में जॉइन किया है प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है प्रोफ़ेसर साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया अरविंद, बड़ी मेहरबानी। सर, हमें सबसे पहले तो ये बताएँ कि यकसा कौमी निसाब की क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में? और पाकिस्तान में ही नहीं, इसके बारे में इंडिया के अंदर भी बात होती है, बार-बार हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बात करती हैं। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट जो लेकर आई है, ये है क्या? हमें थोड़ा-सा अगर आप मोटा-मोटा समझाएँ इसमें, इसके मेन जो फीचर्स हैं, वो क्या हैं? देखें ज़रा थोड़ी-सी बैकग्राउंड में जाना चाहिए जी। कि जब कॉलोनियल पावर्स एशिया और अफ्रीका से निकाल दी गईं, तो उसके बाद जो नई स्टेट्स बनी, उनमें से जो स्टेट्स सोशलिस्ट ओरिएंटेड थीं, उन्होंने 100% लिटरेसी के हवाले से नेशनल लिटरेसी कैंपेन शुरू करके और इलिटरेसी को ख़त्म कर दिया। ज़ाहिर है ऐसी इनपुट से उन सोसाइटीज़ में बहुत फ़ायदा भी हुआ, जिसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल चाइना है, वियतनाम है, जहाँ पे जब इंडस्ट्री आई तो उनकी जो है वर्किंग क्लास भी मॉडर्न आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, पढ़ना-लिखना से वेल वर्स्ड है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की आज़ादी में अचीवमेंट जो थी, हायर एजुकेशन पे दी गई और उसके रिजल्ट्स भी बड़े पॉजिटिव निकले हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे भी ये 2 चीज़ें एग्रीकल्चर और एजुकेशन ये प्रोविंशियल लिस्ट पे रखी गई। हालाँकि नेहरू वाज़ नॉट इन फेवर ऑफ इट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसने अकेले तो नहीं बनाई। इट वाज़ मेड बाय एवरीबॉडी इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो उसकी वजह से लैंड अपना ज़िम्मेदारी ख़त्म हुई, कुछ जगह पे नहीं भी हुई। बिहार के अंदर बिग होल्डिंग्स कायम रहीं, कुछ और इलाकों में भी हुआ। इसी तरह एजुकेशन जो है अ, यूनिफ़ॉर्मली इंडिया में नहीं फैली, लेकिन पाकिस्तान से हमेशा अगर आप कंपेयर करें, तो इंडिया का रिकॉर्ड बेहतर है। पाकिस्तान जब तक बांग्लादेश हमारे साथ था, तो एक कौमी ज़ुबान, एक कौमी अ, ये एजुकेशनल सिस्टम में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा झगड़ा था। लेकिन जब से बांग्लादेश बन गया है और बंगाली वाला चैलेंज खत्म हो गया है, तो अगर आप पाकिस्तान में देखें तो उर्दू इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 7% ऑफ द पीपल। लेकिन हिस्टोरिकली पाकिस्तानी स्टेट जिस पे डिमांड हुई थी पार्टीशन की, वो ये था कि इस्लाम हमारा मज़हब है, दैट्स आवर दैट इज़ व्हाई वी आर अ नेशन। और उसी नेशन का हिस्सा ये भी है कि उर्दू इज़ द मदर टंग ऑफ मुस्लिम्स। हालाँकि ये बिल्कुल एक बेमायनी सी बात थी। तेलुगु स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग, बंगाली स्पीकिंग और कई और लोग जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे, उनकी ये मदर टंग नहीं थी। पंजाब में भी नहीं थी। लेकिन पंजाब में अंग्रेज़ उर्दू ले आए क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आर्मी रिक्रूट करनी थी, तो यहाँ पे उर्दू में प्रोफिशिएंसी खासी थी।
सिंध के अंदर उनकी अपनी ज़ुबान हुआ करती थी, उनमें रेजिस्टेंस भी हुई, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू को नेशनल लैंग्वेज ही माना गया और जो प्रोविंशियल लैंग्वेजेस हैं, उनमें एजुकेशन को एनकरेज नहीं किया गया। क्लासरूम में अगर टीचर सिंधी में बोलना चाहें, तो पख्तूनिस्ता अपना खैबर पख्तूनख्वा में तो उसे तो आप नहीं ना रोक सकते, या पंजाब के अंदर भी टीचर अगर पंजाबी में बात करना चाहें। लेकिन जो किताबें थी, निसाब थी, वो सारी उर्दू में इन्होंने रखी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के सारे इंडिकेटर्स हमेशा पीछे रहे और आम बच्चों की एजुकेशन जो है, उसको कभी तरजीह नहीं दी गई। यहाँ पे जो एक एलीट के स्कूल थे और वहाँ पे जिसके पास पैसा हुआ, उन्होंने बच्चे बच्चे वहाँ पे डाले, तो बिल्कुल एक आपको फ़र्क नज़र आता है कि जो लोग उन स्कूलों में गए और जो आम स्कूलों में गए, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क था। फिर एक मदरसे का भी फैक्टर है, जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर इन सब को ख़त्म करके वाक़ई एक नेशनल करिकुलम, एक नेशनल लैंग्वेज क्या कहते हैं, एजुकेशनल सिस्टम लाया जाता है, जो इन इक्वालिटीज़ को अ, कम से कम क्लासरूम में ख़त्म कर देता है, स्कूलों में ख़त्म कर देता है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन वो क्या एजुकेशन हो सकती है जो इन स्कूलों में दी जाए, जो पाकिस्तानी बच्चों को, स्टूडेंट्स को दुनिया में कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करें और एक नई सोसाइटी जो है, इंसानियत पे बेस्ड हो, उसको कामयाब करा सकें। वो वहाँ पे क्वेश्चनेबल हैं कई फीचर्स इस नेशनल करिकुलम के जो सारों के लिए है। सबको एजुकेशन मिले, सब स्कूलों में आए, एज़ अ प्रिंसिपल आई स्टैंड बिहाइंड इट 100%। क्योंकि उसके रिज़ल्ट आप देख लें, वियतनाम, क्यूबा, जहाँ-जहाँ सोशलिस्ट मुल्क आए हैं और अपना इमरान खान इज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद चाइना, उनमें से एक वजह तो ये भी होगी कि उन्होंने 100% लिटरेसी तकरीबन अचीव कर ली हुई है। सो इस तरीके से मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। जी, ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, इसमें कोई शक नहीं कि जो सोच है इसके पीछे वो ये है कि जो क्लास डिफरेंस है पाकिस्तान की सोसाइटी में, जी, उसे खत्म करना चाहती है ये हुकूमत। जी, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आपने आगे बढ़ने के बजाय आप जो है रिवर्स गियर लगा लें और आप पीछे की तरफ अपने लोगों को लेकर जाएँ। जी, मेरा बिल्कुल। इशारा है, जो पब्लिक स्कूल्स के अंदर वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, जिनको इंग्लिश में तालीम दी जाती है, अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 सब्जेक्ट्स जो उर्दू में होंगे, जो मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ये सारे अंग्रेजी में हैं, हिस्ट्री, सोशल साइंसेज़। जी, अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि उन स्कूल्स के अंदर भी जो मज़हब की तालीम है वो मैंडेटरी है और जैसे कि मदरसों के अंदर जो दीनी तालीम है वो कंपल्सरी होती है सबके लिए, वो कह रहे हैं अब पब्लिक स्कूल्स में भी सबको इस्लामियात पढ़नी पड़ेगी। तो इस बार उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड तक जो भी क्लासरूम के अंदर वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उन सबको मज़हब पढ़ना होगा। जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं वो उस वक़्त उनको बाहर जा सकते हैं या वो अपने मज़हब की पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक कौम तो जो हम जो जो ख़्याल इमरान खान साहब का था, हमें एक कौम बनना है, तो वो कौम बनने के लिए जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं, उनको क्लास से बाहर निकाल देना या उनको ये कहना कि आप अपना मज़हब पढ़ें, ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो मुसलमान बच्चों के साथ भी ये पॉलिसी लेके आए हैं, ये मैं समझता हूँ इससे बहुत नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि अगर हम देखें ना, दुनिया में जो कामयाब कौमें हैं, उन्होंने मज़हब को साइड पे रख के एजुकेशन को, एक तो है कि एजुकेशन में आपको वो कहते हैं स्किल्स सिखाए जाएँ ताकि आप एक हुनर सीख लें, एक तो ये है। दूसरा है कि एजुकेशन के ज़रिए आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मैनेज कर सकें और उसमें फ़ंक्शन कर सकें। तीसरा ये है कि एजुकेशन के ज़रिए आप एक डेमोक्रेटिक कल्चर भी एक्वायर करें। डेमोक्रेटिक कल्चर में तो स्केप्टिसिज्म अबाउट ऑल एब्सोल्यूट ट्रूथ्स इज एन एसेंशियल पॉइंट। मसलन स्वीडन के अंदर स्कूलों में बच्चों को रिलीजन का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन हर रिलीजन को वो एक इंट्रोडक्टरी के भी ये इनके बिलीफ्स हैं,
और ये इनकी बेस, ये है कंपैरिजन, ताकि आप हर मजहब के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, जो उसकी फीचर्स हैं, वो आप समझ सके। अगर इस किस्म की अप्रोच हो कि मजहब, हिंदुइज्म की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो बताई जाएं, या उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर भी जिक्र हो सकता है, इस्लाम के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी जिक्र हो, लेकिन इस्लाम की जो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कुरान कुरान शरीफ की, और सो उसका जिक्र होना चाहिए। क्रिश्चियनिटी ने क्या कंट्रीब्यूट किया, जूडाइज्म ने क्या किया, बुद्धिज्म ने क्या किया, अगर ये सिखाया जाए, नॉट एज अ मेजर वे ऑफ टेस्टिंग स्टूडेंट्स, बट जस्ट इन्फॉर्मिंग देम कि दुनिया में कई सिविलाइजेशन इमर्ज की जिनकी ये एथिकल वैल्यूज थी, वो तो मुझे पॉजिटिव लगता है, और वो आपको ग्लोबल सिटीजन बनाता है। जो हमारा एम्फोसिस होगा कि इस्लाम के ये जो हैं सारे कुरान शरीफ के पता नहीं कितने स्पारे सारे सीखेंगे, और हदीस हैं, फॉर मी दिस इज इनडॉक्ट्रिनेशन। और इनडॉक्ट्रिनेशन के अंदर आप बच्चों को एक, आई वुड से, इनएडवर्टेंटली मे बी, अब उन्हें समझ नहीं आ रही, उनमें एक प्रेजुडिस क्रिएट कर रहे हैं कि इस्लाम को ओवरली इन्फॉर्म कर दिया जाए और बाकी मजहबों का जिक्र भी ना उनको बताया जाए, और जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं वो वहां पे हो ही ना। तो एक दीवार तो इन्होंने खुद खड़ी कर दी ना इस तरह, कि वो अपने मजहब सीखें, ये वो कुछ भी नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान, मैंने बार बार अपनी रिसर्च में शो किया है, इसका प्रॉब्लम ही ये था कि बजाय एक धरती पे रहने वाले लोगों के लिए आप कह सकते कि भी पाकिस्तान बनेगा जिसमें या हिंदुस्तान का हिस्सा आप रहते, अगर पाकिस्तान बनना भी था तो उसकी मजहब की बुनियाद ना हो सकती, उस पंजाबियत हो सकती थी, सिंधी जुबान की, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई, मजहब की बुनियाद पे पाकिस्तान बना। और जिन्ना साहब की कई स्टेटमेंट्स हैं, एक तो एजुकेशन पे उन्होंने बहुत जोर दिया कि विदाउट एजुकेशन पाकिस्तान इज नोवेयर, विच इज वेरी गुड। लेकिन उनकी कहीं कहीं स्टेटमेंट्स भी हैं कि इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है वो है हमारी इंस्पिरेशन। तो उसको लोग लेके अब जिस तरह मर्जी ट्विस्ट कर दें, बढ़ा दें, कम कर दें, उसमें से निकलता मौदूदी है फिर। हम्म। जिन्ना साहब ने जिन बुनियादों पे पाकिस्तान बनाया, उसके लिए उनके पास कोई सोच नहीं थी, उस सोच को पूरा आके मौदूदी ने किया। और अब जो ये इमरान खान और इनके लोग जो कर रहे हैं, मे बी नॉट फुली कॉन्शियस ऑफ इट, मगर ये तो वही एजेंडा है जो मौदूदी लेके आए, और जिन्होंने 1951 में 22 पॉइंट्स बनाने के बाद आइडियोलॉजिकल हेजेमनी पाकिस्तान पे उन्होंने कायम कर ली। तो ये दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ द इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि जी। शुरू से ही हुआ था। पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम थी, वो क्या इस्लाम होगा ये तो जिन्ना साहब ने नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि इस्लाम की वजह से ये पाकिस्तान बन रहा है, इसको बचाना है और मुसलमानों को बचाना है। तो अब जो ये पॉलिसी लेके आए, देखिए अगर इमरान खान आके ये चीज ना करते, बल्कि ये कर देते कि सब मजहबों का थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, तो आई थिंक पाकिस्तानीज वुड हैव एक्सेप्टेड इट। लोगों को क्या, लोग जानते भी हैं, यहाँ के किस्से कहानियां भी जानते हैं, और जो हमें नजर आता है जो टेररिज्म माइनॉरिटीज के खिलाफ हुई है, एक सिंपथेटिक एनलाइटन गवर्नमेंट जो है इस्लाम की टीचिंग भी रखती, तो बाकी मजहबों में जो अच्छी चीजें हैं वो ले आते। तो एक आप कह सकते हैं एक प्लूरलिस्ट एथिक्स, सबके इकट्ठे रहने के, जो स्वीडन में करते हैं वो सर, इस्लाम के एक खिलाफ। हाँ एक इस्लामिक रियासत प्लूरलिस्टिक वैल्यूज तो नहीं सिखा सकती। उनके लिए तो इस्लाम के सिवा तमाम जो दीन हैं वो झूठे हैं। ये मुझे ये पता इस्लाम। है, आई नो। जी। तो जी, जी, बिल्कुल आप जानते हैं, मैं ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ। अब ऑडियंस सवाल का, यहाँ पर ये जो है, जो मैं जिस तरह बढ़ना चाह रहा हूँ, वो ये है सर कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो इस्लामियात का सब्जेक्ट भी रखा है, जी, उसके अंदर पहले ही चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस दिया है बच्चों के लिए, वो वर्ड है टॉलरेंस, कि अच्छा, आप बर्दाश्त। तो अच्छा,
बच्चों को तो ये बताना जाना चाहिए कि हम को एग्जिस्ट कैसे करें। ये कहना कि बर्दाश्त करना सीखो एक दूसरे को, आपका क्या ख्याल है? ये एक वर्ड जो है बर्दाश्त, कि एक दू आपकी आपके आपके आप अलग-अलग मकतबे फ़िक्र के हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करो। हुँ। तो कौम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, वो तो कोएग्जिस्ट करती है। अच्छी, ये आपने बड़ी अच्छी डिस्टिंक्शन दी है। और कोएग्जिस्ट करने के लिए उस कौम के जितने भी प्लूरलिस्ट वैल्यूज़ हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज़ करके देखें। जब से मुसलमान स्वीडन के अंदर आए हैं, तो उन्होंने इस्लाम को भी पहले भी पढ़ाते थे, लेकिन और ज़्यादा उन्होंने कर दिया, ताकि एक रिप्रेजेंटेशन का आइडिया तो आ जाता है ना। चलो आप इस्लाम पे ज़्यादा एम्फेसिस दे दें, लेकिन इस्लाम की ये जो टॉलरेंस है, इसको आप कन्वर्ट कर दें इनटू म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, कहीं न कहीं हुँ, तो आपको ये करना ही पड़ेगा ना। मसलन बुल्ले शाह का ये शेर अगर ये पूरी इसमें ले आएँ, तो इनका मसला हल हो जाता है। गल समझ लई ते रौला की, गल समझ लई ते रौला की, ए राम रहीम ते मौला की। यानी कि अगर तुम्हें एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी समझ आ जाए, वो एक सूफी प्रिंसिपल भी है, वहदतुल वजूद, द यूनिटी ऑफ क्रिएशन। ये बेसिकली इंडिया का ओरिजिनल आइडिया जो दुनिया ने अडॉप्ट किया है। सूफियों ने भी इंडिया से अडॉप्ट कर लिया। तो आप इस तरह ले आए। गल समझ लई कि अगर आप इंसानियत की यूनिटी को मान लें, ते रौला की, ए राम राम रहीम रहीम ते तुम। मौला की। कोई राम का नाम जपता है, कोई रहीम का जपता है, और सो व्हाट इफ दे ऑल लीड इन द सेम डायरेक्शन। जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा था, जब वो हर मजहब की रिलीजियस बुक से इवनिंग प्रेयर्स करते थे, तो उसमें जो कॉमन ह्यूमैनिटी वाली वर्सेस थी, उन पे जोर दिया जाता था। जी, बाकी कुरान को पढ़ना, ये पढ़ना एक प्राइवेट बात होनी चाहिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं। आप बहुत तो खूब। कुरान के अंदर और हदीस के अंदर वो चीजें लाए ना, जो टॉलरेंस बताती हैं। लिहाजा ये क्योंकि आइडियोलॉजिकली चार्ज्ड किस्म की एक रजीम आ गई है। हाँ जी, वैसे जी, तो देखा जाए सबने ये हरकतें यही की हैं। एक मौके पे जब नवाज़ शरीफ साहब अंडर थ्रेट थे, तो उन्होंने कहा मैं 15th अमेंडमेंट ला के तो शरिया को लॉ ऑफ द लैंड बना रहा हूँ, जो कि ज़िया भी नहीं कर सके। तो ये हमारी हिस्ट्री है। व्हेनेवर इन ट्रबल, सीक रेफ्यूज इन इस्लाम एंड ट्राई टू आउटबिड योर अपोनेंट्स। और ट्रू, outbidding the opponents leads ultimately to such educational policy. So tolerance is only the beginning. The philosophical position is कि यार ये सब इंसान जो हैं, वो एक ही रियलिटी है, उसके कई रूप हैं। ये सिखाना चाहिए। और जैसे मैंने बुल्ले शाह को कोट किया है, क्लियरली उसने इस बात का जिक्र किया है। जी। एक और बाबा भी बुल्ले उसका शाह, शेर बाबा है, फरीद, बाबा नानक, मस्जिद ढा ये दे, मंदिर ढा पाकिस्तान दे। के लोगों के ज़हन से ही ये लोग गायब कर दिए गए हैं। सर, थोड़ा-सा ब्रीफली जवाब दीजिएगा, क्या रियासत का ये काम है कि वो लोगों को अच्छा मुसलमान बनाए? उनका काम तो ये होना चाहिए कि आप लोगों को अच्छा इंसान बनाएँ। देखिए, अच्छा इंसान बनाने वाली बात अगर ये हो, तो हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो हम बातें कर रहे हैं। अच्छा मुसलमान बनाने का मतलब क्या है? अगर अच्छा मुसलमान ऐसा है कि गरीब का साथ देता है, कमज़ोर का साथ देता है, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है ना। लेकिन वो क्या कर रहा होता है इन बोथ केसेस, वो इंसानियत की तरफ बात कर रहा होता है। डॉगमा की बात तो नहीं कर रहा होता। जब ट्रू, आप डॉगमा ले आएँगे और कहेंगे यही सच्चा सच है, बाकी तो सच नहीं है, या वो इनकम्प्लीट सच हैं, या डिफेक्टिव हाफ सच है, तो आप प्रेजुडिस पैदा कर रहे होंगे। मुझे ये बिल्कुल एक अ, ये एक रिग्रेसिव इनपुट है, और जिसका पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान होगा। बाकी दुनिया में अपनी इज्जत, अपनी एक्सेप्टेंस बनाने के लिए। देखिए, जब आप लोगों को मिलते हैं, तो उनमें एकदम जो होता है कॉमन वैल्यूज की बुनियाद पे
आप एक रेस्टोरेंट में भी बैठते हैं, आप एक अंडरग्राउंड स्टेशन में भी लोगों के साथ होते हैं। एवरीबॉडी नोज कि एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव दिस राइट एंड नॉट दैट वन। तो वहां पे मजहब का तो कोई रोल ही नहीं होता। मजहब डजंट हेल्प यू एनीवेयर इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। इट ओनली हैज टू डू विथ योर स्पिरिचुअलिटी, विच आई थिंक इज फाइन। वो फिर प्राइवेटली बच्चे जो हैं अपने मदरसों में अपने उस्तादों से सीखें, जो अगर वो डीपली इंटरेस्टेड हैं इन रिलीजन, और वो भी 18 साल की बात के बाद वॉलंटरली चूज करें। उससे पहले अगर आप करेंगे तो इंडोक्ट्रिनेशन है। दैट्स द वे आई थिंक इट। बहुत खूब। सर, एक सवाल ये उठाया जा रहा है लोगों की जी। तरफ से कि जो मदरसे हैं वो तो दूसरे जहां की तैयारी करवाते हैं, वो तो आखिरत की तैयारी करवाते हैं कि आप अच्छा मुसलमान कैसे बने ताकि आपकी आखिरत संवर जाए। तो जो बाकी जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं वो तो इस जहां की बात करते हैं, वो तो बच्चों को साइंस, मैथमेटिक्स और ये सारी चीजें पढ़ाते हैं हम्म। कि आपने इस जहान में कामयाब कैसे होना है। अब दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने बनाया है कि थोड़ी बहुत मदरसे की तालीम पब्लिक स्कूल के बच्चों में डाल दो और थोड़ी बहुत जो पब्लिक स्कूल वाली है जैसे कि साइंस है, हिस्ट्री है, ये जो मदरसे के बच्चे हैं उनके लिए भी डाल दो। तो आप क्या समझते हैं, ये एक बैलेंस बनाने के चक्कर में कहीं मुआशरे को बर्बादी की तरफ तो नहीं लेके जा रहे हैं? क्योंकि आज इमरान खान साहब की इस नई पॉलिसी के चलते पाकिस्तान के जो 2,60,000 स्कूल्स हैं, उनको हर स्कूल को 2 मौलवी एक तरह से उन्हें एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो तकरीबन 5,20,000 मौलवियों की नौकरी लग गई है। ये तो कुछ लोगों के नजदीक ये बड़ी अच्छी बात है जी। मेरे ख्याल से तो ये कतई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मौलवी वहाँ पे जब आएँगे, उनका इल्म भी हम जानते हैं कितना लिमिटेड है। वो तो यही पढ़ाएँगे कि इस्लाम इज़ द ओनली ट्रू रिलिजन, और अगर वो ये कहेंगे तो आई वुड नॉट माइंड इट। यही तो उनकी ट्रेनिंग है। महल हर प्रीस्ट जो होता है वो अपने मज़हब को ही कहता है, ये थोड़ी कहता है कि ये दूसरे मज़हब मेरे जितने ही दुरुस्त हैं। तो ये तो पाकिस्तान में प्रेजुडिस के ऊपर प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई करना, इंसानियत को बाइनरी डिवीजन्स में ले आना, ये हैं, हम ये हैं, ये उन्हीं चीज़ों की कड़ी है। इट्स अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। एंड इमरान खान एक्चुअली हैज़, आई थिंक, ब्लंडर्ड इर्रिट्रीवेबली। अब ये वो वापस कहाँ से लाएँगे? पाकिस्तान में तो रिकॉर्ड ये है कि एक डिक्टेटर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, जब इस्लाम और कुरान के नाम पे बात कर दें, तो आने वाली हुकूमतें डेयर ही नहीं करती उसको चेंज करने की। तो अब ये जब आ जाएगा, कौन इसको आके रिफ़ॉर्म करेगा मज़ीद, टू मेक इट अ बैलेंस्ड ग्लोबल अवेयरनेस, अ ग्लोबल टॉलरेंस कह लें आप, क्योंकि दुनिया को टॉलरेट भी तो करना सीखना चाहिए ना। उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है जब आप मिलते हैं। मिल ही नहीं, ये नहीं तो एक्सेप्ट कहाँ से करेंगे? वो कहाँ से होगी? वहाँ पे तो प्रेजुडिस इन्हें सिखाया जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह है कि इंडिया के अंदर हिंदुइज़्म की बुनियाद पे एजुकेशन देनी शुरू कर दें, तो वो क्या कुरान को मुसलमानों को कुछ अ, ज़ाहिर है उसके अंदर फिट नहीं ना होंगे। ट्रू। सो एजुकेशन तो आई इसलिए थी कि जो मज़हब का होल्ड था कैथोलिक चर्च का, वो तोड़ा जाए, और यूरोप ने तोड़ दिया। इंडिया बहुत के खूब। अंदर जो सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट बनी, उसने भी मज़हबी रियासत का तसव्वुर जो है रिजेक्ट किया। पाकिस्तान में कहाँ इन्होंने मुस्लिम डेमोक्रेसी, इस्लामिक स्टेट, और एक छोटी-सी कंस्टिट्यूशन के वो तो सेकुलर थे। सो उसका ये सारी चीज़ों की जो कन्फ्यूजन है ना, वो अब आपके सामने गले में पड़ गई है एज़ अ फंदा। ट्रू। ए, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, सर, और दूसरी बात ये भी है कि जो लाखों स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, जो वहाँ के मदरसों में पढ़ते हैं, 25,000 के करीब मदरसे हैं, तो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि तकरीबन 25-30 लाख स्टूडेंट्स तो होंगे कम से कम जो कि जी, मदरसों में पढ़ते हों। जी, तो जी। उनके लिए इतने ज़्यादा साइंस के टीचर्स कहाँ से आएँगे? ऑलरेडी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कमी है साइंस पढ़ाने वाले लोगों की, क्योंकि मुआशरा जो है
वो बहुत सारी एंटी साइंस चीज़ों पे बेस्ड है। जी। तो सर सवाल आपसे मेरा ये है कि जो 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का स्कूल के अंदर है, स्कूल जाता है और उतनी ही आबादी ऑलमोस्ट 2 करोड़ 30 लाख के करीब बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं। मैंने अभी तक इस सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर किसी भी मिनिस्टर को, किसी को भी ये बात करते हुए नहीं सुना कि हम उन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को कौन से स्कूल में दाखिला देंगे। देखिए, इसका मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इंटेंशन तो अच्छी है ना, कि जितने बच्चे हैं पाकिस्तान में वो स्कूलों में आएँ। अब इनके हुँ, पास रिसोर्सेज़ हैं या नहीं हैं, इस पे जो देखिए पाकिस्तान में रिसोर्सेज़ को बाकी सेक्टर से रिलीज़ करके तो लाया जा सकता है ना। मसलन 2% कहा जाता है एजुकेशन पे स्पेंड होता है। ये भी मेरे ख़्याल से क्वेश्चनेबल है। मैंने जब ये किताब लिखी थी पाकिस्तान गैरिज़न स्टेट तो 1.3 एक्चुअली ट्रूली एजुकेशन पे इस्तेमाल होता था। वेरी लिटिल और या चलें 2% होगा, 1.3 होता था हेल्थ पे व्हिच वाज़ सच अ लो स्पेंडिंग ऑन दीज़ 2 इम्पोर्टेंट सेक्टर्स। वो भी निग्लेक्ट हुआ है, उसका तो ज़िक्र ही नहीं ठीक है एजुकेशनल पॉलिसी में नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने तो कहा था ना कि ये जो रिटार्डेड बच्चे पैदा हो जाते हैं हम खत्म कर देंगे, भूख नंग खैर आज उस पे बात नहीं होगी। ट्रू, 2% is too little for education to sustain such a revolutionary drastic change in 100% literacy, at least the beginning of it. वो कहाँ से लाए जा सकते हैं? मेरे ख्याल से डिफेंस पे जो ओवर स्पेंडिंग होती है, वहाँ से लाए जा सकते हैं। और लोग कहते हैं कि इमरान खान ने कहा था कि मैं कहीं अपने फंक्शंस पे स्पेंडिंग नहीं कराऊँगा। अब सच है या झूठ है मुझे लोगों ने बताया जी, कहीं पे हुँ, वो हुँ। आ गए थे तो एक ही उसमें उसकी सिक्योरिटी ये वो के ऊपर 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो गया था और होता होगा। सो द थिंग इज़ declaring this as a national curriculum where all children will be brought in is a great grand idea, but then you must take measures to release funds from some sectors and devote them to education. हो तो सकता है ना, ट्रू, डिफेंस स्पेंडिंग को कट करें। मैंने कई दफा कहा है कि यार न्यूक्लियर वेपन्स आपके पास है ना, आपने पूरी दुनिया को भी कोशिश की है डराने की, वो डरी भी आपसे। तो इंडिया अगर आप पे हमला कर देगा, आप इस्तेमाल वो कर लें। मज़ीद उनको बढ़ाना, मज़ीद उन पे स्पेंडिंग करना, उसकी क्या ज़रूरत है? अगर 100% एजुकेशन और ये क्या कहते हैं 2.5 लाख स्कूल, ये और वो मिला के 25,000 मदरसे, अगर वाक़ई इनको सबको करना है ना एजुकेट अंडर दिस न्यू रेडिकल revolutionary policy, so you have to release funds from somewhere. उसका भी फिर ज़िक्र करें ना कि किस पे कहाँ पे हम स्पेंडिंग खत्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं और इधर डायरेक्ट कर रहे हैं, उसका तो ज़िक्र ही कोई नहीं है। डेफिनिटली वॉक द टॉक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, सब कुछ सब्जेक्ट्स हैं, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स जिनको उर्दू में पढ़ाने की कोशिश की जा रही है ओके। एट दिस स्टेज पंजाब के अंदर खास तौर पे। हुँ, सर इससे पहले कि मैं उसके ऊपर सवाल जवाब में पढ़े, मैं थोड़ा-सा भारत के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं खुद इंडिया से पढ़ा हूँ। मैंने अपनी स्कूल के अंदर जो सब्जेक्ट्स देखे बचपन से और मैंने चेक किया जो बच्चे आज भी वहाँ पे पढ़ते हैं उनसे भी। तो हमारे यहाँ पे जो एनसीईआरटी सिलेबस बनाती है पूरे हिंदुस्तान का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये अच्छा, सेंट्रल बोर्ड है हमारा जिसके स्कूल्स पूरे भारत में हैं, लाखों स्कूल्स हर स्टेट में ऑलमोस्ट हर ज़िले के अंदर उनके स्कूल्स हैं। ओके, हमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बचपन से वो हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और उसके अलावा डिपेंड करता है जो 5वां सब्जेक्ट है वो ये है कि आप इंडिया में रहते कहाँ हैं। अगर आप राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश यानी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में रहते हैं तो वो 5वां सब्जेक्ट आपके लिए हिंदी होगा। पंजाब में वो 5वां सब्जेक्ट है पंजाबी। वैसे गुजरात में ही वो 5वां सब्जेक्ट है गुजराती, तमिलनाडु में है तमिल, केरला में है मलयालम, इस तरह से है, डिपेंड करता है आप आते कहाँ से हैं। तो लेकिन जो बुनियादी सब्जेक्ट्स हैं सारे, वो जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश को तो खैर इंग्लिश में चाहे स्टेट बोर्ड भी हो, वो भी उसी में पढ़ाता है। लेकिन इंग्लिश के अलावा मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंसेज़,
ये 3 सब्जेक्ट हैं जो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। ये हिंदी या फिर जो लोकल ज़माने हैं, उनमें नहीं पढ़ाए जाते। हाँ, जो स्टेट बोर्ड्स हैं, जो स्टेट बोर्ड है, उनका अपना जो बोर्ड है और उनके अपने जो स्कूल्स होते हैं, स्टेट स्कूल्स, उनके अंदर अगर आप जैसे राजस्थान में या किसी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में हैं, तो आपको अंग्रेजी को छोड़कर बाकी चारों जो सब्जेक्ट्स हैं, वो हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है जी, और मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ठीक ऐसा ही जो है अरेंजमेंट पाकिस्तान में भी है कि जो उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, उनके अंदर अंग्रेजी ऐसा नहीं है कि पढ़ाई जाती है, लेकिन एक महज ये है कि बस उसको पढ़ा दिया जाता है। उसके अंदर उसके ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं है और सबसे ज़्यादा बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल्स के हों या हमारी तरफ जो हिंदी मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ने वाले हैं, वो इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं बहुत ज़्यादा। हुँ। इंग्लिश के एग्जाम से उनको बड़ा डर लगता है। वेयर एज जो बच्चे दूसरे स्कूल्स के होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के, वो बाकी सब्जेक्ट्स में कोई साइंस में कमजोर है तो कोई मैथ्स में कमजोर है, इस तरह से होता है। तो अब जब गवर्नमेंट ये कह रही है पाकिस्तान में कि आप साइंस भी उर्दू में पढ़ाएं, हिस्ट्री भी उर्दू में पढ़ाएं, और हिस्ट्री के अंदर भी आप तो जानते हैं ये मुतालिया पाकिस्तान जो है वो एक नजरियाती एजेंडा ज्यादा लगता है। कोई मुझे उसमें हिस्ट्री नजर नहीं आती। तो आप क्या समझते हैं इन सब्जेक्ट्स को, साइंस जैसा खास तौर पे जो सब्जेक्ट है, उसको अगर उर्दू में पढ़ाया जाएगा तो कितना मुश्किल है बच्चों के लिए समझना? साइंस तो अंग्रेजी की जबान में आज पूरी पूरी दुनिया में रिसर्च पेपर्स आते हैं, जो भी इन्वेंशंस होती हैं सब अंग्रेजी में होती हैं। क्या हम हर रोज ट्रांसलेशंस करके अप टू डेट रह पाएंगे इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके साथ? जी। ये सवाल देखें, लोअर लेवल पे अगर आप उर्दू में या मदर टंग में साइंस पढ़ाएँ, तो शायद लोगों को समझ उसको ग्रैस्प करने में आसानी हो। लेकिन जैसे-जैसे साइंस की हायर लेवल पे आप जाएँगे, तो सारा लिटरेचर तो अंग्रेज़ी में है। तो विदाउट हम्म। इंग्लिश स्किल्स ये एक कंप्लीट एजुकेशन हो ही नहीं सकती, मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आपने कहा है कि इंडिया के अंदर जो स्टेट लेवल है वो हिंदी में पढ़ाते हैं ना, तो वो चलता है, वो कामयाब है। कामयाब नहीं है सर वो। अच्छा, वो नहीं मैं कामयाब। आपको बताता हूं, मैं कि ये प्रोग्राम हमारा जो है ये देखने वाले भारत और पाकिस्तान के दोनों तरफ के लोग हैं। और ये अच्छा, नहीं होना चाहिए कि चूंकि हम पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं तो जो इंडिया की शॉर्टकमिंग्स हैं इसमें मैं उस पर डिस्कशन ना करूं, वो ज्यादती होगी। अच्छा। एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम से हमारे जो व्यूअर्स हैं, फिर वो चाहे पाकिस्तान में हों या इंडिया से हों, वो कुछ लेकर जाएं, कुछ हासिल करके जाएं। बेशक, और ये जो बेशक। सेगमेंट है आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैं इसको कहूंगा। सर, जो बच्चा बचपन से ही हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता है, जी, वो अंग्रेजी में, मैंने आपसे कहा, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है जो अंग्रेजी में होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में होते हैं, तो उनको हिंदी में पढ़ना और हिंदी में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक। अब 12वीं तक उन्होंने बोर्ड के इम्तिहान भी दिए, 10th में बोर्ड का एग्जाम आता है, फिर एक 12th में भी बोर्ड का एग्जाम आता है। पास किया कैसे ना कैसे, और वो यूनिवर्सिटी में चले गए। अब यूनिवर्सिटी में जो तालीम है वो सारी अंग्रेजी में है। जी, फिर जी। वो चाहे आप दिल्ली में हो या जयपुर में हो या किसी और शहर में हो, वहां पर जो हिंदी मीडियम स्कूल से बच्चे आते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। बेशक। अगर किसी ने, जो बच्चे बिहार से आए हैं, दूर दराज के इलाकों से आए हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दिल्ली में, अब उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि वहां पे सारे सब्जेक्ट्स वो इंग्लिश में होते हैं। जी। ठीक है, फिर आप ये देखें कि अगर कोई लॉ की पढ़ाई करना चाहता है तो आप नीचे जो सेशन कोर्ट तक तो आप अपनी जो डिबेट वगैरह है वो आप हिंदी में कर सकते हैं। जैसे ही मसला हाई कोर्ट में जाता है, एंड क्वाइट सिमिलर इज द केस इन पाकिस्तान एज वेल, कि हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सारी हियरिंग और सारा का सारा प्रोसीजर है वो अंग्रेजी में है। ऐसा ही हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर सब अंग्रेजी में है। तो वो बच्चे उन जो हिंदी मीडियम स्कूल से आते हैं, और हमारे यहाँ उर्दू मीडियम स्कूल्स भी हैं बाय द वे, यूपी है जैसे एक हमारा स्टेट, वहां है जम्मू और कश्मीर है, इनके यहाँ उर्दू एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो और जो हमारे यहाँ पे भी बच्चे हजारों की तादाद में मदरसों में भी पढ़ते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं। ठीक है। नहीं, मैं तो छोटी मोटी बिल्कुल ही नौकरी तो मिल सकती है, मैं लेकिन वो अगर वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं अच्छी नौकरी जहां उनको एक आज के जमाने के हिसाब से जो मिनिमम लिविंग वेज हम जिसको कहते हैं वो कमा सकें, वो उसके इतने जो है ऑप्शंस उन्हें उन्हें नहीं मिलते।
नहीं, मैं तो आपसे टोटली एग्री करता हूँ। मेरे ख़्याल से दुनिया की ज़ुबान इस वक़्त अंग्रेज़ी है। जी। चाइनीज़ जो हैं, उन्होंने सारा कुछ करने के बाद बेतहाशा अपने बच्चों को और अपने स्कॉलर्स को अंग्रेज़ी में एजुकेशन दिलवाते हैं, सो एज़ नॉट टू बी सेकंड टू एनीवन एल्स। बिल्कुल। रशिया आप चले जाएँ, सारी दुनिया में जो जब डिस्कशंस होती हैं अंग्रेज़ी के अंदर हैं, तो ये बैकवर्ड गियर जो इमरान खान लगाना चाहते हैं, ये एक वेन यानी किस्म की एक सोच है। वेन सोच का तर्जुमा क्या होगा? यानी बेकार हो जाएगी जो। बेकार, हाँ, इट विल गो इन बेकार वेन। कह लें आप, यानी अपनी प्राइड की वजह से आप ये करना चाहते हैं। ज़रा एक यानी एक इस किस्म की नेशनलिज्म आप लाना चाहते हैं जो आपकी ही है, आपकी आइडेंटिटी है, ये वो। दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज स्ट्रेन ऑन पाकिस्तान्स रिसोर्सेज़, और देखना आप बच्चे जो हैं ना वो और पीछे रह जाएँगे। मैंने अभी सुना था वो एक वीडियो जिसमें हमारे बहुत बड़े स्कॉलर जो हैं परवेज़ हुदबॉय बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि कहीं ये कॉम्पिटिशन हुई थी मैथमेटिक्स प्रोficiency की, तो आउट ऑफ 62 कंट्रीज़ पाकिस्तान वाज़ 61। जी, मैथमेटिक्स ओलंपियाड हुआ था अभी रिसेंटली 2 महीने तो पहले। आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वेयर डू वी स्टैंड एक्चुअली इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखें, ये दुनिया कॉम्पिटिशन तो है ना, क्या प्रोड्यूस आप करेंगे? क्या आप दुनिया को दे सकेंगे? अगर उसमें आप ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो ही हैं, आप इनवर्ड लुकिंग इस किस्म की बातों में टाइम वेस्ट करेंगे, तो इट्स अप टू यू। इमरान खान को ठीक है, उर्दू में एजुकेशन में ये सारों को लाना चाहते हैं। दैट्स बिल्ट इनटू द पाकिस्तान स्टोरी यार, क्या किया जाए? लेकिन अंग्रेज़ी का इनपुट ज़्यादा होना चाहिए, और हुँ, मेरे ख़्याल से साइंस जो है इज़ बेस्ट टॉट इन इंग्लिश, क्योंकि उसमें एब्सोल्युटली। लिटरेचर भी सारा उसमें है, और हायर लेवल पे जैसे आपने बताया है लॉ, और वो सारी किताबें अंग्रेजी के अंदर हैं। मुझे कई स्टूडेंट जो मैं पढ़ाता रहा हूँ पाकिस्तान में जाके, वो कहते हैं सर एक ट्रेजेडी हमारे पास है कि हम दुनिया के साथ डील नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है। सो जो हमारे एम्बिशियस बच्चे हैं, उनका एम्बिशन इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता कि उनके पास स्किल्स नहीं है अंग्रेजी के अंदर। तो मैं कमज़ोर बच्चों की बात नहीं कर रहा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो उर्दू मीडियम स्कूल से, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब के इंटीरियर से आ जाते हैं। वेरी क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट, बट वेरी वीक इन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और वो मैंने देखा है एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में सारी उम्र उनकी गुजर जाती है। तो ये जो कर रहे हैं, करके देख लें यार। देखें पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान हैज़ बीन अ लैबोरेटरी फॉर all those experiments which have not led to any conclusive result, ये प्रॉब्लम है। हुँ, स्टेट तो आपने बना ली, ली भी मुसलमानों के लिए थी। प्रॉब्लम हो गया माइनॉरिटीज को कैसे डील किया जाए। कायदे आजम ने कहा था कि उनके साथ आइडियली इस्लाम के मुताबिक ट्रीटमेंट होगी, तो मैंने कहा यार करके दिखा दो। दुनिया के अंदर तो जो आइडियल ट्रीटमेंट है लोगों की वो यही है कि वंस यू पे द टैक्सेस एंड यू हैव बिकम अ सिटीजन, or even if you are a guest student, you have all the rights as others as a citizen। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आप सिर्फ पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, कंटेस्ट नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। वंस अ सिटीजन, ऑल डोर्स आर ओपन टू यू, योर एफर्ट। तो ये क्या करना चाहते हैं पता नहीं यार। हालांकि इमरान खान सारी दुनिया में फिरे हैं, और इनके मिनिस्टर्स भी जो हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, चंद उनमें से मेरे दोस्त भी हैं। सो व्हाट कैन आई से यार, जब आप एक ऐसी आइडियोलॉजी के अंदर फंस जाते हैं तो यही रिजल्ट्स हैं। लेकिन इंटेंशन टू ब्रिंग एवरीबॉडी इन स्कूल, टू इम्पार्ट एजुकेशन टू एवरीबॉडी इज अ ग्रैंड वन। इट्स हुँ। इट्स अ पॉजिटिव वन। उसके लिए प्रैक्टिकली आपको स्टेट बजट में से बहुत ज्यादा एलोकेशन इधर लानी पड़ेगी इफ यू आर सीरियस। एंड इफ यू आर नॉट सीरियस तो वो फिर ठीक है।
जी, मैंने गांधी साहब से बात की, जो कि एक मजहबी स्कॉलर हैं। उन्होंने कहा कि ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन हर बच्चे का बुनियादी हक है। क्या हमें ये हक पहुंचता है कि हम 5 साल के बच्चे को साइंसदान बनाना शुरू कर दें, या फिर हम उसे कोई आलिम बनाना शुरू कर दें, या डॉक्टर बनाना शुरू कर दें? तो जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट से लेके 12th स्टैंडर्ड, यानी कि 18 साल की जो आपकी एजुकेशन है, वो ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। वो तमाम बच्चों की एक ही होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई आलिम बनना चाहता है या कोई साइंसदान बनना चाहता है, तो शौक से बने। लेकिन उससे पहले सबकी एजुकेशन एक ही होनी चाहिए, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, और उसमें दीन पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये गांधी साहब ने कहा, और मैं ये इस बात गांधी पे। ये हम्म। गांधी साहब की जो पोजीशन है, आई टोटली एंडोर्स इट। अगर उन्होंने कहा है कि ये ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए, इफ आई जी, अंडरस्टैंड यू, ब्रॉड बेस्ड कहा है उन्होंने। तो बहुत अच्छा कहा है। देखें, हम्म। गांधी जी जो हैं, उनको पाकिस्तान से भागना पड़ा ना, वहां ट्रू। से उन्होंने दुनिया में देखा है। यानी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज कम्पेयर टू मेनी अदर्स, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन कहीं कहीं वो उनकी मजबूरियां भी हैं जो हमको समझ आती हैं। लेकिन ये बात जो उन्होंने की है, मैं 110% एंडोर्स करता हूँ जो उन्होंने कह दिया। यहाँ पे ही इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये तो हमारी पोजीशन है ना, सेकुलर माइंडेड एब्सोल्युटली। लोगों की। ये सेकुलर पोजीशन है। सेकुलर माइंडेड पीपल वुड से ऑल ह्यूमन बीइंग्स डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड शुड हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल फ्रीडम्स। अब गांधी साहब अगर एजुकेशन में कम से कम ये अचीव करना चाहते हैं, तो मैं तो उनका, यानी उनको टोटली सपोर्ट करूँगा। काश वो बाकी बातों में भी ये, मैंने उनको ये भी कहते सुना है कि भई अगर इंडिया या बाकी लोग सेकुलर स्टेट बनाना चाहते हैं तो बनाएँ। पाकिस्तान में या जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटीज़ में है, वो अगर इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। देयर आई फाइंड हिम taking positions which are not exactly reflective of this idea of a broad based education. ब्रॉड बेस्ड सिटीजन पहले होगा तो एजुकेशन उसे ब्रॉड बेस्ड मिलेगी ना। क्या बात है तो सर, अगर बहुत खूब। स्टेट ही आइडियोलॉजिकल है तो वहां पे ब्रॉड बेस्ड कैसे हो सकता है? लेकिन आज मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहता, मैं उनको होल हार्टेडली एंडोर्स करना चाहता हूँ। बहुत खूब। बड़ी ज़बरदस्त उनकी मुझे बात लगी। ख़ैर, सर, इख्तिलाफ़ हर किसी के दरमियान हो सकते हैं, बेशक, मगर एक मज़हबी स्कॉलर का ये बात कह देना ही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी और बात है। उनकी इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। उसके साथ-साथ सर, जो भी रिलीजियस एजुकेशन है, आई थिंक अगर आप अपने घर में किसी को जो कुछ भी पढ़ाना चाहें, कोई मौलवी आके बच्चों को इस्लाम के बारे में अगर आपकी फैमिली चाहे 1 घंटा आप पढ़ाएँ, वन शुड नॉट ब्रिंग इट टू द स्कूल। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, या आज भी इंडियन गवर्नमेंट के, जैसे मैंने बताया, जो स्कूल्स हैं हमारे, वहां पर आपको मजहब की एजुकेशन दी ही नहीं जाती है, बिल्कुल भी जीरो है। हाँ, मेरे ख्याल से उसमें मुझे भी ये भी नहीं बचपन बताया में। जाता कि हिंदुइज्म के क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, या इस्लाम के क्या हैं, किसी और के। वो कहते हैं टोटली इररेलेवेंट है, दिस हैज नथिंग टू डू विद व्हाट वी टीच। तो आई ये एग्री, खैर बातें आई हैं। एग्री। सर, आखिरी आपसे ये सवाल है, और जो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी सवाल है। इस खित्ते ने अगर आगे बढ़ना है, तो हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ किस तरह की होनी चाहिए? फिर वो चाहे एजुकेशन को लेकर हो, या इन जनरल हम एक-दूसरे से जिस तरह से डील करते हैं, आपका क्या ख़्याल है? एक कलेक्टिव हमारा जो हमारी एफर्ट होनी चाहिए लोगों के एक-दूसरे के उनके करीब लाने की, और जो गैप है हमारे दरमियान उसको ब्रिज करने के लिए, वो क्या होना चाहिए? देखिए, एक असूल बन चुका है, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। बहुत खूब। ये दोनों चीजों को आप जेहन में रखें। जो लोकल हमारे प्रॉब्लम्स हैं, रीजनल प्रॉब्लम साउथ एशिया के अपने हैं, उनमें कोऑपरेशन होनी चाहिए। लेकिन आप पूरी एक दुनिया का हिस्सा भी हैं। अब ये जो एनवायरनमेंट का, ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीजें हैं, ये किसी बॉर्डर पे नहीं रुकेंगी, ये तो हर जगह हिट करेंगी। तो ऑलरेडी वी आर facing a globalized world and globalized challenges which cannot be met, uh, as a nation alone. You have to be part of the global community. तो लेकिन जो लोकल आपके प्रॉब्लम्स हैं, मेरे मोहल्ले के अंदर जो गंद है उसको बिठा के लोगों को उसको दुरुस्त करना, वो लोकल है। बट आई एम एक्टिंग
एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी व्हेन आई डू इट। मैं अपने इलाके में सफाई, हाइजीन और क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, पीस कायम करना चाहता हूं। सो दे कॉम्प्लीमेंट वन अनदर, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट, समझ गए आप। जी, जी। और हमारी रीजनल चीजें तो हैं कि इस इलाके में इतनी गुर्बत है, अगर आप कलेक्टिवली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की गुर्बत को करें ना नंबर्स वाइज, तो अफ्रीका जो कि हमसे बहुत कम डेवलप्ड था हिस्टोरिकली, उससे ज्यादा गरीब हमारे इलाके में है। तो ये तो एक बहुत अनजस्ट सोसाइटीज है ना हमारी, इनको टैकल करना। मैंने सार्क के ऊपर आर्टिकल भी लिखा है, किताब में मेरा चैप्टर भी है। सार्क के हर एनुअल था कि पॉवर्टी एलिमिनेशन, प्रोस्पेरिटी एनहांसमेंट, ये सारी आइडियाज आर ऑन द टेबल। यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की जो ये एक जीरो सम गेम्स का सिलसिला सिलसिला शुरू हो गया बिकॉज ऑफ ए पार्टीशन विच वाज बिटर एंड ब्लडी, वो पीछा नहीं छोड़ रहा। ये है प्रॉब्लम। जी। सर, आज आपने वक़्त दिया, आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर किसी नए मौज़ू पर बात होगी। थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप पीपल लिसन एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम द थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट, क्योंकि हम सारी दुनिया में फिर के ये बात कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस दुनिया का है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।